हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज़ चल रही है साइंस पर, स्पेशली फॉर रेलवेज़ एंड यूपीपी। जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे में एक न्यू वैकेंसी भी अभी आ गई है। आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल दोनों की वैकेंसी हैं। काफ़ी अच्छे अमाउंट में वैकेंसी है, लगभग 4000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए एक सरकारी नौकरी को अपने हिस्से में लेने का। तो आप अच्छे से उसकी तैयारी करिए। उसका जो साइंस पोर्शन है वो मैं आपको बहुत डिटेल में कंप्लीट करवाऊंगी, जैसा कि करवा भी रही हूँ। तो आप सब बस साथ में बने रहें और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आप तक लाती रहूँ और आपकी हेल्प करती रहूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, ये प्रीवियस वाले से थोड़ा डिफरेंट है। जो टॉपिक है उसका नाम है तरंग, यानी कि वेव्स। आज हम तरंग के बारे में पढ़ेंगे। तरंग क्या होती है, यानी वेव्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे वो वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं, कैसे वो किसी मीडियम में ट्रैवल करती हैं। जो भी होगा हम तरंग के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो हो सकता है इसको 2 या 3 पार्ट में कवर किया जाए। जितना हो सकेगा मैं वो आपको वीडियो में कवर कराऊंगी। राइट, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो बात करेंगे आज हम तरंग की। तरंग, या इसे हम कह देते हैं वेव्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तरंग या वेव्स होती क्या है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस है जो माध्यम या निर्वात में संचरण करता है। बिल्कुल, तरंग जो वेव्स होती है वो एक तरीके का डिस्टर्बेंस होता है। एक विक्षोभ होता है जो किसी माध्यम में या निर्वात में संचरण करता है। अब माध्यम क्या होता है? माध्यम हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए 3 हो सकते हैं, या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैसियस मीडियम हो सकता है। मतलब ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है। ये 3 ही माध्यम हो सकते हैं किसी भी चीज़ के ट्रैवलिंग के लिए, चाहे लाइट हो, चाहे साउंड हो, चाहे वेव्स हो। तीनों अगर किसी माध्यम में ट्रैवल कर रही हैं तो माध्यम या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो वो गैस होगा। नेक्स्ट दूसरा शब्द आप यहाँ देख रहे हैं, या निर्वात में संचरण करता है। मतलब जो वेव है, जो तरंग है, वो या तो किसी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, अदरवाइज वो किसी निर्वात या वैक्यूम में ट्रैवल करेगी। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम का मतलब होता है एक ऐसा स्पेस, ये जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, तो ये एक ऐसा स्पेस जिसमें ना सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, ना गैस हो। इवन एयर भी क्या है? एयर गैसेस का मिक्सचर ही तो है, तो एयर भी एक तरीके से गैस हुआ ना। तो यहाँ पर एयर तक नहीं होता है, मतलब बिल्कुल मीडियम लेस निर्वात यानी वैक्यूम। यहाँ पर कोई मीडियम नहीं होगा, ना सॉलिड, ना कोई एयर, ना कोई गैस, इवन एयर तक नहीं होता है इसमें। तो वो होता है, हम उसे निर्वात बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। तरंग का काम क्या होता है? जो वेव होती है उसका काम क्या होता है? वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करती है। तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है यांत्रिक तरंगें, एक होती है अयांत्रिक तरंगें। एक होती है यांत्रिक और एक होती है अयांत्रिक। मतलब एक हमारे पास मैकेनिकल वेव है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। एक हमारे पास क्या है? मैकेनिकल वेव्स हैं, और एक हमारे पास है नॉन मैकेनिकल वेव्स। एक यांत्रिक तरंग और एक अयांत्रिक तरंग होती है, मतलब एक मैकेनिकल और एक वेव जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि यांत्रिक तरंगें यानी कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? वे तरंगें जिनके संचारण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब इनके मूवमेंट के लिए, इनके संचरण के लिए एक माध्यम की, यानी कि एक मीडियम की, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, कोई भी मीडियम हो, इनके लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, एक माध्यम ज़रूर चाहिए होता है। यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। अब आप ये समझ लीजिए, यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है कि इसका मतलब यांत्रिक तरंगें निर्वात में ट्रैवल नहीं करेंगी। राइट, जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो
वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वैक्यूम में तो कोई मीडियम होता ही नहीं है, एयर तक नहीं होती है। तो इसका मतलब जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट, ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक अनुदैर्ध्य यानी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और एक अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव्स। अब हम पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करेंगे। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो क्या हैं? वे तरंगें जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश होता है। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें, अब वेव्स बनती कैसे हैं? कोई जैसे मीडियम है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मैकेनिकल वेव्स की, तो यहाँ पर कोई मीडियम तो होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई मीडियम है, अब इसमें हमको वेव्स को ट्रैवल कराना है। तो बेसिकली जो ये पार्टिकल्स हैं, सपोज दैट ये पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल में एक वाइब्रेशन होता है, एक कंपन होता है। उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हैं। इसी तरीके की कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, राइट। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उसमें जो वाइब्रेशन है पार्टिकल्स का, वो जिस साइड में, जैसे सपोज दैट आपकी वेव इधर से इधर ट्रैवल, लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल कर रही है, मान लीजिए लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल कर रही है, तो जो पार्टिकल्स हैं उनके वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में आपकी वेव का जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसका डायरेक्शन होता है, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब इसे एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, जैसे ध्वनि तरंगे, जो साउंड वेव्स होती हैं। जैसे आपका जो हमने बोला, मैंने कुछ बोला, आप मेरे सामने खड़े हैं, मैंने कुछ बोला, तो मैंने जो बोला उसमें जो साउंड निकला, वो जो एयर में पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स में क्या होगा, जाके कोलाइड करेगा, लड़ेगा। फिर वो पार्टिकल जो है उसमें लड़ने की वजह से एक वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है कणों का कंपन, तो कणों में कंपन होगा, यानी पार्टिकल्स में एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा। और वो वाइब्रेशन की दिशा क्या होगी? मैं बोल रही हूँ, अगर आप मेरे सामने खड़े हैं तो आपकी तरफ होगा। ऐसा नहीं कि पीछे वाला नहीं सुनेगा, बट जो इंटेंसिटी ऑफ वॉइस है वो आप सामने वाले को जिस साइड का मुंह करके इंसान बोलता है उस तक इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव्स की। इसका एग्जाम्पल भूकंप तरंगे भी हैं। नेक्स्ट हमारा जो है टाइप, किस में हम पढ़ रहे थे? मैकेनिकल वेव्स में। हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ लिया, अब हम ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स यानी अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे जिनमें संचारण की दिशा माध्यम के कणों की कंपन की दिशा के लंबवत होती है, यानी कि कुछ इस तरीके से बनती है। जो ट्रांसवर्स वेव्स है उसका डायग्राम जब हम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके बनता है, इस तरीके से लंबवत होती है। देखिए इस तरीके से कुछ है, लंबवत है ट्रांसवर्स वेव्स। तो इसमें संचरण की दिशा माध्यम के कणों की कंपन की दिशा के लंबवत होती है। वाटर वेव्स जैसे हो गई और हमारी लाइट वेव्स, ये एग्जाम्पल है हमारी ट्रांसवर्स वेव्स का। चलिए आगे हम पढ़ेंगे अयांत्रिक तरंगे, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? वे तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इनमें भी जो एग्जाम्पल हम अंदर पढ़ेंगे वो देखिए, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल तो यांत्रिक तरंगों का टाइप है, बट ट्रांसवर्स और भी तरीके की तरंगे हो सकती हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती तो ट्रांसवर्स हैं, बट वो नॉन मैकेनिकल हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो नॉन मैकेनिकल हैं और ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और इनके ट्रैवलिंग के लिए इन्हें एक किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी मीडियम की नीड नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पेज है, ये जो पूरा पार्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर वेव्स, इस साइड में वेव्स दी गई हैं, इस साइड में उसके डिस्कवरर दिए गए हैं, किसने खोज की, और इस साइड पे इसका यूज़ दिया हुआ है कि इन वेव्स का यूज़ किस चीज़ में किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गामा। गामा रेज की खोज की थी पॉल विलार्ड ने, और गामा रेज का जो यूज़ होता है वो क्यों होता है? कैंसर के डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक्स रेज। एक्स रेज की जो खोज है वो रोंजन ने की थी, और
इसका यूज़ हम करते हैं आंतरिक अंगों की जांच के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सरे करवाया होगा, नहीं करवाया होगा तो एक्सरे फिल्म ज़रूर देखी होगी, किसी की फैमिली में किसी का हुआ होगा। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी जांच के लिए हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी यूवी रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज, इसकी खोज किसने की थी? रीटर ने। क्या यूज़ होता है यूवी रेज का? जल शुद्धिकरण, जीवाणुओं को नष्ट करना, मतलब वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ होता है। बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करता है यूवी रेज। नेक्स्ट हमारा विजिबल रेज। विजिबल रेज की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। इसकी यहाँ पर आपका वेवलेंथ भी दी हुई है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। विजिबल रेज देखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट हमारी इंफ्रारेड यानी IR रेज हैं, जिसको डिस्कवर किया था हर्शेल ने। क्या यूज़ है इसका? तो मोबाइल में डेटा टेक्नोलॉजी के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स हेनरिक हर्ट्ज ने यूज़ किया था, इसीलिए जो माइक्रोवेव्स हैं उनकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज है, और फ्रीक्वेंसी भी हम हर्ट्ज में नापते हैं। तो माइक्रोवेव्स की क्या नीड है हमें? टीवी और मोबाइल के लिए। रेडियो वेव सबसे लास्ट में मार्कोनी ने डिस्कवर किया था रेडियो वेव्स को। रेडियो एंड मोबाइल के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो आपको एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा GXUVIMR। जी से मतलब गामा, एक्स से मतलब एक्स रेज, यू से मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, वी से मतलब विजिबल रेज, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव्स एंड आर से रेडियो वेव्स। ये जो डायरेक्शन दी गई है, मतलब इस डायरेक्शन में इनकी जो भेदन क्षमता है वो डिक्रीज़ हो रही है। मतलब सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता, अगर कहें भेदन क्षमता इस डायरेक्शन में जाने पे डिक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा की होगी और सबसे कम भेदन क्षमता जो होगी वो रेडियो वेव्स की होगी। आवृत्ति भी घट रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी गामा की और सबसे कम होगी रेडियो वेव्स की। ऊर्जा या एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी गामा की, सबसे कम होगी रेडियो वेव्स की। केवल एक चीज़ जो डिफरेंट है वो है तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ। जो वेवलेंथ है जिसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो गामा है यानी वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा होगी और गामा की सबसे कम होगी। इस चार्ट को याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये 4 वेव्स आपको दे देगा और कहेगा कि आप बताइए इसमें से सबसे इसे अरेंज करिए सबसे कम से सबसे अधिक भेदन क्षमता के डायरेक्शन में, या आवृत्ति के डायरेक्शन में इसे अरेंज करिए, या तरंग दैर्घ्य के संदर्भ में इसे अरेंज करिए। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा इस चार्ट को कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर किस वेव की क्या चीज़ बढ़ता है और क्या चीज़ घटती है, राइट। गामा रेस का नाम रदरफोर्ड ने रखा था, याद रखिएगा। गामा रेस की डिस्कवरी का जो नाम है वो रदरफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ध्वनि तरंगें, यानी कि साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की बात करेंगे। साउंड वेव्स अनुदैर्घ्य तरंगे हैं जिन्हें संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, LW से लिख देंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, अर्थात ये तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स हैं उन्हें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली बात तो ये मैकेनिकल हैं, ठीक है, मैकेनिकल हैं, दैट मीन्स कि इनको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती ही है क्योंकि ये मैकेनिकल है। नॉन मैकेनिकल को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। और ये अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब ये निर्वात में या वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों का संचरण संपीड़न यानी कंप्रेशन एवं विरलन यानी रिफ्रैक्शन के रूप में होता है। जो ध्वनि तरंगे हैं इनका जब ये ट्रैवल करती हैं तो ये कंप्रेशन और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में, यानी कि संपीड़न, कोई चीज़ जब सिकुड़ जाती है तो संपीड़न उसे हम बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा उस पर जब उसे कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं,
ठीक है, एक तरीके से सरल भाषा में समझ लें तो कंप्रेशन और फिर वापस से वो उसको हम छोड़ दें तो वो फैल जाए, तो उसे विरलन बोलते हैं, रेयरफैक्शन के रूप में होता है। ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के माध्यम में संचरण कर सकती हैं। बिल्कुल, ठोस, द्रव, गैस किसी भी माध्यम में ध्वनि तरंगे संचरण कर सकती हैं, बस इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि जो चाल है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स जो है, ध्वनि की जो चाल है वो आपका मीडियम टू मीडियम वैरी करती है। जैसे ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, फिर द्रव में गैस में होती है, फिर द्रव में होती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे ध्वनि तरंगों की चाल विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंगों की चाल विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करती है साउंड वेव की जो चाल है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था, जहाँ तक मैं सही हूँ तो इसका मतलब इलास्टिसिटी होता है, लाइक इलास्टिसिटी। तो प्रत्यास्थता बढ़ने के साथ ध्वनि की चालें बढ़ती है। जैसे अगर हम इलास्टिसिटी पढ़ें तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, हम रबर बैंड का लेते हैं। एक रबर बैंड है जैसे ये, इसको जब आप, अभी ये इतना बड़ा है, जब आप इसको एक पॉइंट से पकड़ लिया आपने और दूसरे पॉइंट से खींच रहे हैं तो उसकी जो उसमें वो इनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन एक लिमिट तक, अगर बहुत ज़्यादा आपने उस पर फोर्स लगाया तो रबर टूट भी जाती है। तो जो लास्ट वो जो उसका गुण होता है खिंचने वाला, उसे ही हम प्रत्यास्थता बोलते हैं। तो ये जब कैरेक्टर बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, राइट। नेक्स्ट है हमारा तीनों प्रकार के माध्यमों में ठोस माध्यम की प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है, इसलिए ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। देखिए, शायद मैंने आपको पीछे बताया, पहले ठोस फिर गैस फिर द्रव, ऐसा नहीं है, थोड़ा मिस इंटरप्रिटेट हो गया मुझसे। ठोस है फिर द्रव है फिर गैस है। ठोस तो मुझे करेक्टली याद था कि सबसे ज़्यादा ठोस सॉलिड मीडियम में ही चाल होती है ध्वनि की, सबसे ज़्यादा ठोस में होती है क्योंकि ठोस में प्रत्यास्था सबसे ज़्यादा होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। नेक्स्ट जिस कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे, जिस गुण की बात करेंगे ध्वनि तरंग के लिए, तो वो है घनत्व। घनत्व मतलब क्या हो गया? डेंसिटी की हम बात करेंगे, डेंसिटी की। तो माध्यम का घनत्व ध्वनि की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा सा क्लियर करके बताती हूँ। माध्यम का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है हमारे मीडियम की, अब डेंसिटी सॉलिड की भी हो सकती है, लिक्विड की भी हो सकती है, गैस की भी हो सकती है। उसकी जो डेंसिटी है वो ध्वनि की चाल के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, मान लीजिए वेलोसिटी v है, जो साउंड की वेलोसिटी v है, तो 1/, साउंड की वेलोसिटी यानी ध्वनि की चाल हो गई। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ध्वनि की चाल बढ़ेगी वैसे वैसे घनत्व कम होगा, या जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। अब यहाँ से क्या इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं आप? यहाँ से एक बात आप इंटरप्रिटेट कर पा रहे होंगे कि घनत्व बढ़ रहा है, जो चाल कम हो रही है, राइट। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी ध्वनि की चाल उतनी कम होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे तापमान की। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है तापमान या टेम्परेचर का। तो माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चालें बढ़ जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब कैसे प्रोपोर्शनल है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, मतलब कि टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पे अप्रॉक्सीमेटली 0.61 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है साउंड की। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर चाल भी बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दाब की, यानी कि प्रेशर की। ध्वनि की चाल दाब से अप्रभावित रहती है। मतलब प्रेशर चाहे बढ़े, मतलब चाहे इंक्रीज़ हो और चाहे वो डिक्रीज़ हो, जो चाल है साउंड की, जो साउंड वेव्स की जो वेलोसिटी है वो अप्रभावित रहती है, वो अनचेंज रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एकांक समय में किए गए दोलनों या कंपनों की संख्या। देखिए, बहुत सरल भाषा में अगर मैं फ्रीक्वेंसी आपको समझाऊँ, आप जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी जब आप मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं, जब आगे जाके डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में उसको डिवाइड करते हैं, काफ़ी आगे की ये बात है कि मीन मीडियन मोड भी निकालना है तो मीडियन हम डिस्क्रीट सीरीज़ का भी निकालते हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ का भी निकालते हैं। तो वहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी की वहाँ भी बात आती है।
फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है कितनी बार वो चीज़ रिपीट हुई है। नंबर्स कितनी बार रिपीट, जैसे कोई चीज़ एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई, 4 बार वो चीज़ बैक टू बैक हो रही, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी की, मतलब ये 4 बार ये चीज़ हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो एकांक समय में किए गए दोलनों या कंपनों की संख्या, ये भी वही बता रहा है कि कितने कंपन हुए हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बता रहा है। तो फ्रीक्वेंसी, इसे न्यू, ये जो साइन होता है ये वी नहीं होता है, ये कुछ इस तरीके से इस तरीके बनता है, थोड़ा सा कर्व्ड वी होता है, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू पढ़ते हम न्यू हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, इसको एच, कैपिटल एच और नीचे स्मॉल सा जेड बना देते हैं, हर्ट्ज, इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आवर्तकाल की। आवर्तकाल को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। आवर्तकाल को टाइम पीरियड, ये सब जो वर्ड्स है ना इनसे आप फैमिलियर हो जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये पूछे जाते हैं। मतलब साउंड वेव्स का क्वेश्चन ज़रूर एक आता है, अगर वेव से आएगा तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी इनसे रिलेट करके ही आएगा, तो इन टर्म्स से ज़रूर आप फैमिलियर रहें। तो आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होता है, माध्यम के कण द्वारा एक दोलन या एक कंपन को पूर्ण करने में लगा समय। 2 क्रमागत संपीड़नों या विरलनों को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा समय। मतलब एक जो कंप्रेशन होता है और जो एक रेयर फ्रैक्शन होता है, उनको कंबाइंड करके जो एक पूरा टाइम पीरियड होता है उसे हम टी से डिनोट करते हैं, यानी वो हमारा आवर्तकाल होता है। एक मतलब माध्यम के कण एक द्वारा एक दोलन या कंपन को पूर्ण करने में लगा समय ही उसका टाइम पीरियड या आवर्तकाल होता है। इसे हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं, कैपिटल टी से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला, कैसे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जो हमारी आवृत्ति है और जो हमारी आवृत्ति है, ये हमारा आवृत्ति है, ये हमारा टाइम पीरियड है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। बहुत इस क्वेश्चन कॉमन है, कह देगा कि टाइम पीरियड इतना है तो आप फ्रीक्वेंसी निकालिए, या फ्रीक्वेंसी दी होगी तो टाइम पीरियड। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है और ईजिली आप जो है एक क्वेश्चन अपना कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम बोलते हैं वेवलेंथ। इसको हम डिनोट करते हैं ये लैम्डा बोलते हैं इसको, लैम्डा से डिनोट करते हैं हम इसे। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, 2 क्रमागत संपीड़नों या विरलों के मध्य की दूरी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। ये कोई मैंने एक ट्रांसवर्स वेव बनाई, तो ये एक तरीके का विरलन है और ये एक संपीड़न है, ये एक विरलन एक संपीड़न। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये हमारा हो गया क्या, लैम्डा, या इसे हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा आयाम। आयाम क्या होता है, आयाम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। माध्यम के कण का माध्य स्थिति में अधिकतम, एक सेकेंड, माध्यम के कण का माध्य स्थिति से अधिकतम, तो जो आयाम है वो माध्यम के कण का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है। एक कण पार्टिकल जब कंपन करता है तो वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस होता है, उसका जो मेजरमेंट है वही एम्पलीट्यूड या आयाम होता है। जैसे लाउड स्पीकर की ध्वनि का आयाम बढ़ता है, बहुत दूर तक जाती है। जो जब क्या होता है, लाउड स्पीकर हम क्यों लगाते हैं, हम अगर नॉर्मली बोल रहे हैं तो वो कितनी डिस्टेंस तक वो साउंड वेव ट्रैवल करेगा भाई। अगर आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, जितना भी आपकी इंटेंसिटी है आपकी साउंड वेव्स का, लेकिन वो हम लाउड स्पीकर क्यों लगाते हैं, ताकि वो दूर दूर तक जाए। इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स का वो दूर दूर तक हो, मतलब कि जो विस्थापन है, जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो, तो लाउड स्पीकर आयाम को बढ़ाता है। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि लाउड स्पीकर इनमें से क्या काम करता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ध्वनि का आयाम बढ़ाता है, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाता है, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य बढ़ाता है, या आवर्तकाल बढ़ाता है। तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को टैकल कर ले जाएंगे कि नहीं आयाम बढ़ाता है। नेक्स्ट, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। अब हम साउंड वेव्स का टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे 3 तरीके की ध्वनि तरंगें होती हैं। एक होती है अपश्रव्य तरंगें, यानी कि इंफ्रासोनिक,
एक होती हैं श्रव्य तरंगे जिन्हें सोनिक बोलते हैं, एक होती है पराश्रव्य जिन्हें अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। श्रव्य मतलब सुनने से रिलेटेड है। तो इन अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगे क्या होती हैं? वे आवृत्ति ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। मतलब इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तो इनकी साउंड हमें नहीं सुनाई देगी। जैसे भूकंप की तरंगे, ज्वालामुखी की तरंगे, इनकी जो साउंड है वो हमें सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट श्रव्य तरंगे या सोनिक, वे ध्वनि तरंगे जो इंसान के कानों द्वारा सुनी जा सकती हैं। तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी वो इतनी होती है कि हम इसे अपने कानों से सुन सकते हैं। तो इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो टेक्निकली यहाँ पर एक चीज़ निकल के सामने आई कि 20 हर्ट्ज से कम वाली जो वेव्स हैं, साउंड वेव, वो हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं। इतनी वो धीमे होती हैं कि उन्हें हम सुन नहीं सकते हैं। 20 से ऊपर और 20,000 से नीचे इतना ही हम कर सकते हैं। तीसरी जो टाइप है वो है पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स। वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 से ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ये तरंगे इंसानों के कानों द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। ये तरंगे डॉल्फिन, चमगादड़, कुत्ते आदि जानवरों द्वारा सुनी जा सकती हैं। तो इंसान 20 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स को भी नहीं सुन सकता है, लेकिन इसे कौन सुन सकता है? इसे डॉल्फिन सुन सकती है। चमगादड़ का जो क्वेश्चन है बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछते हैं कि इनमें से कौन सी वेव्स चमगादड़ सुन सकता है, या घुमाकर बहुत तरीके से क्वेश्चन आता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आप याद रखिएगा चमगादड़ से रिलेटेड। डॉल्फिन और कुत्ते का तो इतना ज़्यादा नहीं मैंने क्वेश्चन देखे हैं, बट चमगादड़ का मैंने कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन देखा है। तो जानवरों द्वारा इनकी आवाज़ सुनी जा सकती है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एनिमल्स हैं जो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स हैं उनको हेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पराश्रव्य तरंगों का जो उपयोग है, यानी कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनका यूज़ हम कुछ मेडिकल फील्ड में अपने यहाँ करते हैं। यानी कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, जिन्हें कौन नहीं सुन सकता? हम ह्यूमंस नहीं सुन सकते। और कौन सुन सकता है? कुछ स्पेसिफिक एनिमल सुन सकते हैं, जैसे चमगादड़, डॉग्स या आपका डॉल्फिन। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम यूज़ करते हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, उन्हें हम सोनोग्राफी में यूज़ करते हैं। दिमाग के ट्यूमर को पता, यानी ब्रेन ट्यूमर को पता लगाने में हम इसका यूज़ करते हैं। सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, जिसे हम कॉमन भाषा में कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराना है हमें पेट का, या तो सोनोग्राफी, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही यूज़ होता है, जो कि बॉडी को चीरते हुए मतलब जाती हैं जो वेव्स होती हैं, और जिस टारगेट ऑर्गन पे वो वेव्स डाली जाती हैं उसके बारे में हमें पूरी डिटेल बताती हैं कि किडनी कैसी है, या लीवर के बारे में, या जो भी जिस टारगेट ऑर्गन पे आप उसको फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई नापने के लिए जो है हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। तीसरा है सोनार, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग प्रणाली में हम इसे यूज़ करते हैं। फुल फॉर्म आ जाता है कभी कभी, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और चौथा है हवाई अड्डों पर धुंध को हटाने में, यानी जो कोहरा होता है, जो धुंध होती है, उसको हटाने में भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। ये यूजेस आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए साइंस में जो फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नो डाउट न्यूमेरिकल्स भी एक दो होते हैं रेलवेज में, बट यूपीपी ले लें या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लें, तो उसमें एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चंस वो पुटअप करते हैं रादर देन आपके न्यूमेरिकल पोर्शन से। नेक्स्ट है ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपका जो टाइम पीरियड है, यानी कि जो टी है वो, और जो तरंग दैर्ध्य है यानी कि लैम्डा है, वो बदल जाते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी अपरिवर्तित रहती है, अनचेंज्ड रहती है। तो आज आपने पढ़ा वेव्स के बारे में, तरंगें होती क्या हैं और तरंगों के प्रकार कितने होते हैं। मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में आपने पढ़ा, और हमने अदर वेव्स के बारे में पढ़ा, उसके डिस्कवरर के बारे में पढ़ा, उसका यूज़ पढ़ा। और साउंड वेव्स के बारे में हमने पढ़ा अल्ट्रासोनिक, सोनिक, और हमने इंफ्रासोनिक वेव्स के बारे में पढ़ा। जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में पढ़ा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और आपका लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्या होती है। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं।
तो इसका जो बाकी का पार्ट है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल सफलतागंज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक बाय बाय।